बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियाँ तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में और वाक़यात वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो वाक़यात और कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है हादसों का अंजाम। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मोहम्मद अबू बकर साजिद लिखते हैं, सदियों पुरानी बात है, मुल्क ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये जंगों का ज़माना था। जो बादशाह ताकतवर होता किसी न किसी बहाने दूसरे मुल्क पर हमला करके फ़तह कर लेता। बादशाह के दरबार में ज़हीन, अक्लमंद वज़ीर और सुपह सालारों की बड़ी कदर होती थी और बहादुर फौजियों को भी बहादुरी पर इनामात मिलते थे। अगर कुछ अर्सा लड़ाई झगड़े या जंग ना होती, वज़रा और उमरा एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते। हर दरबार में साजिशी टोले होते जो बादशाह को किसी न किसी के ख़िलाफ़ भड़काते, कत्ल करवाते या कैद करवा देते थे। ऐसे ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बादशाह को बदज़न करने लगे। जैसे पत्थर पर कतरा कतरा मुसलसल पानी गिरता रहे तो इसमें सुराख हो जाता है, इसी तरह ग़ीबत और चुगली वो काम करते हैं जो तलवार से भी मुमकिन नहीं होता। वो बादशाह से कहते हैं, इसकी नज़रें आपके तख्त पर हैं, उसने ये फ़ैसला किया है, उसने ये हुक्म दिया है, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा, महमूद गज़नवी का ग़ुलाम अय्याज़ था। महमूद गज़नवी इस पर बहुत मेहरबान था। हासद अय्याज़ के ख़िलाफ़ थे। वो बादशाह से ग़ीबत करते रहते। एक दिन एक हासद ने बादशाह को बताया कि अय्याज़ कभी कभी बैतुल माल जाता है, लगता है ख़जाना चुराता है। बादशाह ने कहा, अब जाए तो बताना। एक दिन हासदों ने बादशाह को बताया कि अय्याज़ बैतुल माल गया है। बादशाह फ़ौरन चंद वज़रा के साथ बैतुल माल पहुँच गया। देखा कि एक ट्रंक खुला हुआ है और अय्याज़ गुमसुम बैठा है। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा, अय्याज़ ने एक टूटा फूटा जूता पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या कर रहे हो? अय्याज़ ने सर उठाकर बादशाह को देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोला, बादशाह सलामत। जब आपके पास आया था तो ये टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मैं कभी कभार इधर आता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ ताकि मुझ में गुरूर और तकब्बर ना आए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल ना था जितना इसने मुझ पर रहम किया। ये देख और सुनकर तमाम हासद शर्मिंदा हो गए। एक दफ़ा ईरानी बादशाह ने चुगलखोरों और हासदों के कहने पर वज़ीर आज़म को कैद करवाया और उसकी आंखों में गर्म सलाइयाँ भरवा कर अंधा करवा दिया और एक कैद खाने में फेंकवा दिया। आज बादशाह के दरबार में एक जौहरी आया और उसने एक जैसे दो हीरे बादशाह के सामने रखे और कहा, बादशाह सलामत, इनमें से एक असली हीरा है और दूसरा नकली है। अगर आप शनाख्त कर लेंगे तो आपको तोहफा दे दूंगा और पहचान ना सके तो आप मुझे इतना इनाम देना होगा। पहले तो बादशाह ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसने अपने जौहरी बुलवाए और इन्हें शनाख्त करने को कहा, वो भी नाकाम हो गए। उसने बताया कि इससे पहले 2-3 बादशाहों के दरबार में गया था, वहाँ से भी इनामात जीत कर आया हूँ। अब तो ये बादशाह के लिए चैलेंज बन गई थी। वो हीरे की शनाख्त ना कर सका। बादशाह और इसके दरबारी परेशान थे कि क्या करें। कि एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ। जान की अमान दी, बताओ क्या बात है? बादशाह सलामत, आपने वज़ीर आज़म को कैद करवाया है और अंधा किया है। वो इस हीरे की शनाख्त कर सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? बादशाह ने पूछा। जी हजूर, उसके पास अक्ल और इल्म है, मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म को पेश किया जाए। बादशाह ने हुक्म सादर किया। कैद खाने से वज़ीर आज़म को लाया गया और वो कमज़ोर हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब थी। बादशाह ने उसका हाल चाल पूछा और कहा कि वो असली और नकली हीरा शनाख्त करे। उस पर हासद और चुगलखोर हंसने लगे। जब आंखों वाले पहचान ना सके तो ये अंधा कैसे पहचान सकेगा?
وزیر نے کہا حضور میری طبیعت خراب ہے، میں کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیرے لے کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس نے ایک ہیرا پکڑا اور بادشاہ سے کہا حضور یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس پر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے مالک جوہری کو دکھایا تو وہ مان گیا کہ یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس نے اصلی ہیرا بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حیران بھی کہ اس نے کیسے شناخت کیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جس طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اس طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ آپ نے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا، آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا کہہ کر دھوپ میں بیٹھا۔ دونوں ہیرے دھوپ میں رکھے، جو اصلی ہیرا تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی ہیرا تھا وہ کانچ کا تھا، وہ دھوپ سے گرم ہو گیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو شرمندگی کا سامنا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام حاسدوں کے سر قلم کر دیے جائیں، اور اس طرح حسد اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے اس نابینا وزیر کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نابینا وزیر تھا۔ دیکھا بچوں، حسد کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسدوں کے انجام سے حسدوں کے انجام سے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حسد کا انجام اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مسلمان بنائے۔ تو دوستو، حاسد ہمیشہ وہ آپ کو جہاں بھی ملے گا وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا رہتا ہے۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں ہمیشہ خدا کی ذات دیتی ہے۔ تو دوستو، منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ ایکسپوز کر دیتا ہے۔ یہی میری کہانی کا مین ایک مقصد تھا جو آپ کو پیش کیا۔ اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے درخواست چاہوں گا، جاتے جاتے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔